अगर लाल सागर में रथ मिले हैं तो शायद इसका संबंध सागर पार करने से होगा। कल्पना कीजिए, हजारों फीट गहरे समुद्री जल के नीचे समय में जमी हुई एक खोई हुई सेना, रथों के पहिए, हड्डियां और अवशेष मूंगे में लिपटे हुए एक ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। क्या पता बाइबल में वर्णित फिरौन की सेना के डूबने की घटना सिर्फ एक किंवदंती न होकर एक वास्तविक ठोस घटना हो। यह पानी के नीचे का खजाना महज एक खोज नहीं है, यह एक टिक टिक करता टाइम बम है। नाजुक कलाकृतियां गायब हो रही हैं और गोताखोरों ने जो खोजा है वह प्राचीन दुनिया के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती दे सकता है। क्या हम एक ऐसे सत्य के कगार पर खड़े हैं जो लंबे समय से दबा हुआ है और जिसे बड़ी सख्ती से छिपाकर रखा गया है? पानी के नीचे का रहस्य सामने आता है। लाल सागर के नीचे किसी असाधारण चीज के होने का पहला संकेत असामान्य सोनार रीडिंग से मिला, जिसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। प्राकृतिक संरचनाओं के बजाय सोनार ने ऐसी आकृतियों की छवियां भेजीं जो इतनी सम्मित और सटीक थीं कि संयोगवश नहीं हो सकती थीं। जैसे ही गहरे समुद्र में उड़ने वाले ड्रोन अकाबा की खाड़ी में उतरे, रेत से प्राचीन रथ के पहियों जैसी दिखने वाली अविश्वसनीय आकृतियां उभरने लगीं। ये अलग थलग टुकड़े नहीं थे, बल्कि कई पहिए थे जो लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थे, आधे दबे हुए थे और मूंगे से ढके हुए थे। गोताखोर दंग रह गए। यह खोज आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा इन जल क्षेत्रों के नीचे खोजी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग थी। अकाबा की खाड़ी का भूगोल। अकाबा की खाड़ी कोई साधारण जल क्षेत्र नहीं है। जॉर्डन और मिस्र के निकट स्थित यह जलमग्न क्षेत्र एक अनोखी जलमग्न संरचना का घर है। यह लगभग 10 मील लंबा एक विशाल सपाट भूमि पुल है। यह दुर्लभ भौगोलिक विशेषता पूरे खाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी भी अन्य विशेषता से बिल्कुल अलग है, जो लहरों के नीचे एक प्राकृतिक गलियारा बनाती है। इस भूपुल के दोनों ओर समुद्र तल लगभग 5000 फीट की गहराई तक नाटकीय रूप से नीचे जाता है। यह विशाल जलमग्न पठार ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिन्होंने हजारों वर्षों से नाजुक पदार्थों को संरक्षित रखने में मदद की है। अचानक होने वाली गहरी खाई और समतल भूभाग गाद और मूंगे को फंसा लेते हैं, जिससे समुद्र तल पर पड़ी कलाकृतियां धीरे धीरे दब जाती हैं और सुरक्षित हो जाती हैं। यह एक ऐसा वातावरण है जो प्राचीन अवशेषों के अस्तित्व और उन्हें दृष्टि से छिपाए रखने में सहायक है, जिससे उच्च तकनीक वाले उपकरणों के बिना उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यह भौगोलिक स्थिति अन्वेषण को भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। किनारों पर अत्यधिक गहराई और विशाल विस्तार के कारण केवल अत्याधुनिक सोनार और दूरस्थ रूप से संचालित जलमग्न वाहन ही इसे सटीक रूप से नेविगेट और मैप कर सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से संभवतः इसी जटिलता के कारण यह स्थल इतने लंबे समय तक छिपा और अनछुआ रहा। खाड़ी की विशेषताओं ने अनौपचारिक या अपूर्ण जांचों के द्वार पूरी तरह बंद कर दिए। इस स्थान की भौगोलिक विशिष्टता गोताखोरों द्वारा खोजी गई चीजों को और भी पुख्ता करती है। जब धातु डिटेक्टरों ने यहां मूंगे से ढके टीलों के नीचे अजीब संकेत पकड़े, तो उन्हें कांस्य युग की सैन्य तकनीक के अवशेषों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन पानी के नीचे का परिदृश्य रेत और मूंगे की परतों के नीचे दबे एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र को छुपाने के लिए लगभग पूरी तरह से उपयुक्त प्रतीत होता था। सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक यह है कि यह समतल भूमि संभवतः वही मार्ग हो सकती है जिससे होकर फराओ की सेना घबराकर भागी थी।
पुरातत्वीय अवशेषों का रैखिक वितरण इस जलमग्न पुल के पार एक हताश, अराजक पलायन को दर्शाता प्रतीत होता है। भूभाग, हालांकि पानी के नीचे छिपा हुआ है, उन ऐतिहासिक सुरागों से मेल खाता है जिन्होंने दशकों से विद्वानों को उलझन में डाल रखा था। यह भूगोल एक प्राकृतिक जाल भी है। यह भूपुल भागने की कोशिश कर रहे लोगों को एक संकरे गलियारे में फंसा देता है, जहां से निकलना मुश्किल होता। यह दुखद अवरोध ही यहां पाए गए रथों के पहियों और मानव अवशेषों की भारी मात्रा में मौजूदगी का कारण हो सकता है। यह पानी के नीचे जमी एक विनाशकारी घटना का मूक गवाह है। इस क्षेत्र में ऐसी भू आकृति का अनूठा होना अन्य जहाज दुर्घटनाओं या आकस्मिक डूबने की घटनाओं के बारे में भी सवाल खड़े करता है। यहां अवशेषों का संयोगवश या आकस्मिक होना असंभव है। यह स्थिति क्रमिक क्षति के बजाय अचानक हुई आपदा की कहानी बयां करती है। इससे इस सिद्धांत को और बल मिलता है कि समुद्र के नीचे छिपी हुई चीजें किसी ऐतिहासिक प्रलय से जुड़ी हुई हैं। अखाबा की खाड़ी के भूगोल को समझने से यह पता चलता है कि यह प्राचीन स्थल हजारों वर्षों तक लहरों के नीचे छिपा क्यों रहा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यह खोज इतनी नाजुक और अनमोल क्यों है। प्रकृति ने अलगाव के माध्यम से इन कलाकृतियों को संरक्षित किया है, लेकिन साथ ही इनकी पुनर्प्राप्ति को भी अत्यंत आवश्यक बना दिया है। इस कठोर जलमग्न वातावरण ने कलाकृतियों को समाधि पत्थर में तब्दील कर दिया है, लेकिन साथ ही इसने मूंगे से ढकी एक ऐसी पहेली भी खड़ी कर दी है जिसे गोताखोर अभी सुलझाना शुरू ही कर रहे हैं। रथ के पहिए और मूंगे की कब्रें। लाल सागर की गहराई से मिले भौतिक साक्ष्यों ने अनुभवी गोताखोरों और विशेषज्ञों को भी चकित कर दिया है। सैकड़ों रथ के पहियों की आकृतियां तस्वीरों में कैद की गई हैं, जिनकी गोलाकार आकृतियां सदियों से कठोर हो चुकी मूंगे की मोटी परतों द्वारा संरक्षित हैं। ये पहिए अब केवल धातु नहीं रह गए हैं, बल्कि पानी के भीतर स्मारक बन गए हैं। कुछ पहियों में प्राचीन मिस्र के सैन्य रथों से जुड़े 4 तीलियां दिखाई देती हैं, जबकि अन्य में 6 या 8 तक हैं। ये पहिए अलग थलग अवशेष नहीं हैं, बल्कि समुद्र तल पर लगभग 1 मील तक फैले विशाल मलबे के क्षेत्र का हिस्सा हैं। लगभग सीधी पंक्तियों में उनका संरेखण यह दर्शाता है कि वे कभी उन रथों की कतार का हिस्सा थे जिनका उपयोग सेना आपदा से बचने के प्रयास में करती थी। यह दृश्य मनमोहक और भयावह दोनों है, मानो दहशत का एक ऐसा दृश्य जो समय में ठहर गया हो। आसपास मिले धातु के टुकड़ों में टूटे हुए धुरे और घोड़े की नालें शामिल हैं, जो इस बात को और पुष्ट करते हैं कि यह कोई आकस्मिक जहाज दुर्घटना नहीं थी। पहियों के साथ घोड़ों से संबंधित कलाकृतियों की मौजूदगी किसी भयंकर युद्ध या अचानक आई आपदा में फंसे रथ चालकों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। हालांकि कठोर जलमग्न परिस्थितियों ने इन अवशेषों को काफी नुकसान पहुंचाया है। खारे पानी के क्षरण ने धातु को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है और लगातार ज्वार भाटे स्थल पर रेत और गाद जमा करते रहते हैं। आकृतियों को संरक्षित रखते हुए मूंगे की वृद्धि के कारण कलाकृतियों को नष्ट किए बिना उनकी सफाई और निष्कासन असंभव हो जाता है। यह प्राकृतिक आवरण रक्षक और कैद खाने दोनों का काम करता है, अवशेषों को अक्षुण्ण रखते हुए उन्हें हमेशा के लिए सतह के नीचे कैद रखता है। उत्खनन दल द्वारा ली गई सबसे भयावह तस्वीरों में से एक मूंगे के नीचे हल्की सुनहरी चमक बिखेरते हुए एक पहिए की थी। यदि यह सच है तो यह उत्कृष्ट शिल्प कौशल या यहां तक कि किसी शाही रथ के औपचारिक पहिए का संकेत हो सकता है। यह सोने का टुकड़ा अभी भी मौजूद है या नहीं, यह अनिश्चित है, लेकिन इसकी कथित उपस्थिति मिशन में रहस्य और तात्कालिकता का भाव जोड़ती है। जंग लगने के बावजूद
गोताखोरी करने वाले स्वयं सेवकों और पेशेवरों ने अक्सर इन अवशेषों को छूने के अजीबोगरीब अनुभव का जिक्र किया। प्रत्येक टुकड़ा अचानक आई विपत्ति और विनाश की कहानी बयां करता है। हजारों वर्षों तक पानी के नीचे रहने के बावजूद पहियों का अपना आकार बरकरार रखना इस स्थल की अनूठी संरक्षण स्थितियों और यहां घटी भीषण त्रासदी का प्रमाण है। दूर से लिए गए नमूनों की जांच करने वाले पुरातत्व धातुविदों ने पुष्टि की है कि धातु की संरचना कांस्य युग के उत्तरार्ध से मेल खाती है, जो वह काल था जब मिस्र के युद्ध में रथों का वर्चस्व था। इस वैज्ञानिक पुष्टि से कलाकृतियों का सीधा संबंध फराओ रामसेस द्वितीय के युग से जुड़ जाता है, जो परंपरागत रूप से पलायन की कहानी से जुड़े शासक हैं। सावधानी पूर्वक किए गए सोनार मानचित्रण से पता चलता है कि फंसे हुए पहिए बेतरतीब ढंग से नहीं रखे गए हैं। वे एक सीधी रेखा में स्थित हैं, जो जांचकर्ताओं को उन घटनाओं के क्रम को गहराई से समझने में मदद करती हैं, जिनके कारण यह पानी के नीचे स्थित सामूहिक कब्र बनी। ये रथ उस सैन्य शक्ति की कहानी बयां करते हैं जो अचानक नष्ट हो गई और समुद्र में समा गई, फिर भी भयावह सच्चाई बनी हुई है। ये मूंगे के मकबरे नाजुक भूतों की तरह हैं। हर गुजरते साल के साथ बदलती समुद्री धाराएं और खारा पानी बचे खुचे अवशेषों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। यह खोज न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि लुप्त होने की कगार पर खड़े इतिहास को सहेजने के लिए समय के साथ एक दौड़ भी है। इन जमे हुए पहियों से कहानी और भी गहरी हो जाती है, जो इनके नीचे छिपी हुई है। लहरों के नीचे हड्डियां। बिखरी हुई हड्डियों की खोज ने पहले से ही आश्चर्यजनक खोज में एक गहरा मानवीय आयाम जोड़ दिया। सैकड़ों हड्डियों के टुकड़े, जिनमें से कुछ स्पष्ट रूप से मानव थे और कुछ घोड़ों के, रथों के टुकड़ों के बीच समुद्र तल पर उलझे हुए थे। ये अवशेष बेतरतीब ढंग से नहीं बिखरे थे, बल्कि इस तरह से गुच्छों में पाए गए थे जो अचानक और हिंसक विनाश का संकेत देते थे। पानी के भीतर इतनी सारी हड्डियों का संरक्षित रहना दुर्लभ है, जो किसी भयावह सामूहिक त्रासदी की ओर इशारा करता है। गोताखोरों ने जब स्थल का और करीब से निरीक्षण किया तो उन्हें एक भयावह तस्वीर समझ में आने लगी। यह महज कोई दुर्घटना या युद्ध क्षेत्र का अवशेष नहीं था, बल्कि हजारों साल पहले किसी त्रासदी में मारे गए मनुष्यों और जानवरों का एक जलमग्न कब्रिस्तान था। हड्डियां सैनिकों और उनके युद्ध घोड़ों की हड्डियों से मेल खाती थीं, जिससे शवों को सीधे रथ के अवशेषों और भागती हुई सेना से बांधा जा सकता था। इससे यह आभास होता था कि यह स्थल इतिहास का एक ऐसा क्षण था जो थम सा गया था। समुद्र के नीचे हमेशा के लिए कैद एक दहशत का पल। मानव अवशेषों ने टीम के सदस्यों के मन में गहरी भावनाएं जगा दीं। खोपड़ियों, पसलियों और रीढ़ की हड्डियों को मूंगे में लिपटा हुआ और टूटे हुए हथियारों से उलझा हुआ देखकर गोताखोरी में एक गंभीर उदासी छा गई। यह कोई खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि त्रासदी की यात्रा थी। एक गोताखोर का मार्मिक रेडियो संदेश, यह अच्छा नहीं है, उस भयावह दृश्य की भयावहता को दर्शाता था जिसका उन्होंने सामना किया था। एक प्राचीन और अचानक आई आपदा में सैकड़ों जिंदगियां बह गईं। वह स्थान एक जलमग्न कब्रिस्तान जैसा प्रतीत होता था, एक ऐसी जगह जहां इतिहास की मानवीय कीमत स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। हड्डियों की मौजूदगी से सैन्य आपदा की आशंका को बल मिला, लेकिन साथ ही घटना की असलियत को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। क्या यह बाइबल में वर्णित मिस्र से पलायन के दौरान फिरौन की सेना का डूबना था या कोई अज्ञात युद्ध? अवशेषों की भारी संख्या और कलाकृतियों की व्यवस्था से पता चलता है कि यह किसी आम युद्ध के बाद की घटना के बजाय सामूहिक रूप से डूबने की घटना थी।
यह सूक्ष्म अंतर इस प्राचीन त्रासदी के घटित होने के तरीके को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बरामद हुए कुछ टुकड़ों पर किए गए वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस कहानी को और पुख्ता कर दिया। समुद्री घास में उलझी हुई आधी दबी हुई घोड़े की खोपड़ी जैसी जानवरों की हड्डियों के विश्लेषण से पता चला कि वे उन नस्लों की थीं जिनका इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से मिस्र के रथ सेना द्वारा किया जाता था। मिस्र के कांस्य युग के उत्तरार्ध की सेना से यह संबंध इस स्थल को फिरौन रामसेस द्वितीय के काल से और भी जोड़ता है, जिसे परंपरागत रूप से मिस्र से पलायन की घटना से जोड़ा जाता है। इन खोजों ने उस बात को चौंकाने वाली वास्तविकता प्रदान की जिसे कभी मिथक मानकर खारिज कर दिया जाता था। हालांकि भौतिक साक्ष्य काफी ठोस थे, लेकिन इन अवशेषों की नाजुक प्रकृति ने आगे के अध्ययन को जटिल बना दिया। कई हड्डियों पर प्रवाल और समुद्री वनस्पति जम गई थी, जिससे सावधानीपूर्वक खुदाई करना लगभग असंभव हो गया था और हड्डियों के नष्ट होने का खतरा बना हुआ था। खारे पानी से जैविक पदार्थ लगातार नष्ट होते रहते हैं और गोताखोरों को एहसास हो गया था कि समय उनके पक्ष में नहीं है। ये अवशेष धीरे धीरे समुद्र में घुलते जा रहे थे, जिन्हें तत्काल ध्यान देने के साथ साथ सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता थी। यहां बिखरी हड्डियां, रथ के टूटे हुए हिस्सों और हथियारों के टुकड़ों के साथ मिलकर अचानक हुई हार और डूबने का एक भयावह दृश्य प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने इस स्थल को महज पुरातात्विक जिज्ञासा से बदलकर प्रकृति और भाग्य के सामने मानव की असुरक्षा की एक सशक्त मिसाल बना दिया। लहरों के नीचे का यह दुखद दृश्य इतिहास के एक खोए हुए पल को दर्शाता है, जो संरक्षित होते हुए भी मिटता जा रहा है। संशयवादियों के लिए हड्डियों के इस फैलाव ने संदेह और वैकल्पिक व्याख्याओं को जन्म दिया। अखाबा की खाड़ी के लंबे समय से व्यस्त समुद्री मार्ग होने के कारण कुछ लोगों का मानना था कि ये अवशेष अलग अलग शताब्दियों के जहाज दुर्घटना पीड़ितों के हो सकते हैं। फिर भी अवशेषों की संख्या, वितरण और कालक्रम को देखते हुए यह संभावना कम है कि यह कोई आकस्मिक या हालिया समुद्री आपदा थी। इसके बजाय साक्ष्य एक बड़े सैन्य हादसे की ओर दृढ़ता से इशारा करते हैं, जो प्राचीन विवरणों से मेल खाता है। इन मानव और पशु हड्डियों की उपस्थिति ने मिशन को और भी जरूरी बना दिया और पुरातात्विक संरक्षण के लिए जोखिम को और भी बढ़ा दिया। गोताखोर समझ गए थे कि उन्होंने कलाकृतियों से कहीं अधिक कुछ खोजा है। उन्हें एक ऐसी कहानी के अवशेष मिले हैं जो स्वीकृत इतिहास और किंवदंती एवं तथ्य के बीच की सीमाओं को चुनौती देती है। इस विवादास्पद स्थल के बारे में कोई भी कहानी इसकी प्रारंभिक खोज के पीछे के व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर सकती। उनका नाम और विरासत अभियान के निष्कर्षों पर आज भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। रॉन वायट की विवादास्पद विरासत। रॉन वायट एक स्वशिक्षित साहसी व्यक्ति थे जिनका नाम फिरौन की डूबी हुई सेना की कहानी से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। 1970 के दशक में उन्होंने लाल सागर के नीचे रथों के पहियों और मानव हड्डियों के एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाने का दावा किया जो बाइबल में वर्णित पलायन की घटना से मेल खाता था। इन साहसिक दावों ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। अनुयायियों के लिए वे एक ऐसे पथ प्रदर्शक थे जो दिव्य इतिहास का खुलासा कर रहे थे। कई शिक्षाविदों के लिए वायट संदेह और विवाद का पात्र थे। एक पुरातत्वविद के रूप में उनका पृष्ठभूमि असामान्य था। औपचारिक प्रशिक्षण या अकादमिक योग्यताओं के अभाव में उन्होंने टेनेसी में एक नर्स और एनेस्थेटिस्ट के रूप में चुपचाप काम किया। फिर भी बाइबल को अक्षरशः ऐतिहासिक सत्य मानने की गहरी आस्था से प्रेरित होकर उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बाइबल में वर्णित घटनाओं के भौतिक प्रमाण खोजने में समर्पित कर दिया।
उनके दृष्टिकोण में आस्था से प्रेरित जुनून और अपरंपरागत विधियों का संयोजन था, जिसके कारण मुख्य धारा के विद्वानों ने उन पर अविश्वास जताया, जबकि धार्मिक समुदायों में उनकी रुचि जागृत हुई। उनके पहले प्रमुख दावों में नूह के जहाज और वास्तविक सिनाई पर्वत का पता लगाना शामिल था, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। साथ ही साथ तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। 1978 में लाल सागर में की गई उनकी गोताखोरी शायद उनका सबसे प्रसिद्ध और विवादास्पद अभियान था। साधारण स्कूबा उपकरणों और सीमित संसाधनों के साथ वायट ने नोइबिया बीच पर समुद्र तल पर मूंगे से ढके रथ के पहिए और मानव हड्डियां देखने की सूचना दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह खोज बाइबल में वर्णित फिरौन की सेना के समुद्र में नष्ट होने की कहानी की पुष्टि करती है। अपने दावों की विस्फोटक प्रकृति के बावजूद वायट ने कभी भी सहकर्मी समीक्षित वैज्ञानिक प्रमाण या गहन विश्लेषण के लिए उपयुक्त प्रमाणित तस्वीरें प्रस्तुत नहीं कीं। ठोस प्रमाणों के इस अभाव के कारण आधिकारिक संस्थानों ने उन्हें उत्खनन की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उनके निष्कर्षों को अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया। अकादमिक पत्रिकाओं ने उनके काम को प्रकाशित करने से मना कर दिया, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक कठोरता के बजाय बुनियादी तरीकों और आस्था आधारित व्याख्याओं का हवाला दिया। फिर भी वायट की कहानी अपने आप ही फैलती चली गई। कम बजट की डॉक्यूमेंट्री, फिल्मों और धार्मिक समूहों के माध्यम से बाइबल की ऐतिहासिकता पर विश्वास रखने वालों के लिए वायट एक पैगंबर की तरह बन गए, जिनकी खोजों को स्वीकार करने के लिए केवल आस्था की आवश्यकता थी। आलोचकों ने उन्हें धोखेबाज करार दिया, यह तर्क देते हुए कि उनके निष्कर्ष गलत व्याख्याएं या मनगढ़ंत बातें थीं जो उनकी इच्छाओं पर आधारित थीं। इस चल रही बहस का असर इस स्थल की हर नई जांच पर पड़ता है। वायट के सबसे विवादास्पद दावों में से एक सोने के रथ के पहिए से संबंधित था, जिसे कथित तौर पर बरामद कर मिस्र के अधिकारियों को सौंप दिया गया था। यह एक चमकदार कलाकृति थी जिसे निर्णायक पुरस्कार माना जाता था। हालांकि इस वस्तु के अस्तित्व की पुष्टि न तो किसी सत्यापित तस्वीर, न ही संग्रहालय के रिकॉर्ड और न ही किसी आधिकारिक बयान से हुई है। अभिलेखों में इस कमी ने संदेह और रहस्य को जन्म दिया है, जिससे स्वर्ण चक्र का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। वायट ने कलाकृतियों को हटाने या उन्हें छेड़ने के खिलाफ भी चेतावनी दी। उनका मानना था कि मूंगा और क्रस्टेशियन ने उनके आकार को संरक्षित तो रखा है, लेकिन उन्हें बेहद नाजुक बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि हवा के संपर्क में आने से ये अवशेष तेजी से चूर चूर हो जाएंगे और अगर इन्हें ठीक से न संभाला जाए तो ये पानी के नीचे के अवशेष धूल में बदल जाएंगे। इस सतर्क दृष्टिकोण ने औपचारिक खुदाई में दशकों की देरी में योगदान दिया होगा। उनका यह मानना कि कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण पूर्ण पुनर्प्राप्ति संभव नहीं थी, मामले को और जटिल बना दिया। यह स्थल मिस्र के सख्त पुरातात्विक अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां कलाकृतियों को अनाधिकृत रूप से हटाना एक गंभीर अपराध है। वायट ने तर्क दिया कि इस कानूनी बाधा ने सार्वजनिक प्रदर्शन या वैज्ञानिक अध्ययन को प्रभावी रूप से रोक दिया, जिससे सेना के साथ साथ रहस्य भी दफन हो गए। विवादों के बावजूद रॉन वायट की विरासत कायम है, क्योंकि हालिया अभियान के निष्कर्ष उनके कई मूल दावों से काफी मिलते जुलते हैं। उनके विवादास्पद मिशन की गूंज इतिहासकारों और पुरातत्वविदों दोनों को चुनौती देती रहती है, जिससे समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक अकेले साहसी की विरासत लाल सागर के रहस्यों से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रौद्योगिकी और नई जांच धीरे धीरे अविश्वास की परतों को हटा रही है।
इस अभियान के पीछे का विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लाल सागर के नीचे किए गए हालिया अभियान में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जो रॉन वाइट के समय में अकल्पनीय थी। 2024 के अंत में गठित टीम में कुशल गोताखोर, समुद्री इंजीनियर और जलमग्न पुरातत्वविद शामिल थे, जो सभी $10 मिलियन से अधिक मूल्य के उपकरणों से लैस थे। इनमें उन्नत सोनार इमेजिंग सिस्टम भी शामिल थे, जो समुद्र तल के विस्तृत त्रिआयामी मानचित्र बनाने में सक्षम थे, जिससे रेत और मूंगे की परतों के नीचे छिपी छोटी से छोटी विसंगतियों का भी पता चल जाता था। उच्च रिजोल्यूशन कैमरों से लैस रिमोट से संचालित जलमग्न वाहनों ने जांचकर्ताओं को उन गहराइयों और कोणों का पता लगाने की अनुमति दी जहां कोई भी गोताखोर पारंपरिक उपकरणों से नहीं पहुंच सकता था। इन ड्रोनों ने रथों के कोणीय पहियों, धुरों और मानव एवं अश्व अस्थियों के गुच्छों की स्पष्ट तस्वीरें खींचीं। इस फुटेज की स्पष्टता ने अस्पष्ट किंवदंतियों को लगभग ठोस प्रमाण में बदल दिया, जिससे वर्षों से चली आ रही अटकलों पर स्पष्टता आ गई। धातु डिटेक्टरों ने प्राचीन कांस्य और लोहे की वस्तुओं द्वारा छोड़े गए मंद चुंबकीय निशानों को पकड़ने के लिए समुद्र तल की छानबीन की। इन अध्ययनों से उन क्षेत्रों का सटीक पता चला जहां संक्षारित लेकिन पहचाने जाने योग्य टुकड़े मौजूद थे, जिससे गोताखोरों को अपने प्रयासों को कुशलतापूर्वक केंद्रित करने में मदद मिली। एक आश्चर्यजनक खोज यह थी कि कुछ धातुएं मिस्र के कांस्य युग के उत्तरार्ध की विशिष्ट धातु विज्ञान से मेल खाती थीं, जो प्रौद्योगिकी और इतिहास को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुष्टि थी। टीम के दृष्टिकोण में आस्था से प्रेरित प्रेरणा और सख्त वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का संयोजन था, जिसमें नाजुक स्थल के प्रति श्रद्धा और साक्ष्य की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखा गया था। इन सावधानियों के बावजूद कलाकृति की नाजुक स्थिति के कारण उसे भौतिक रूप से निकालना जोखिम भरा था। पहियों और हड्डियों को संरक्षित करने वाली मूंगे की परतें ही उनकी नाजुक ढाल थीं। उन्हें छेड़ने से इस प्राचीन घटना को समझने के लिए आवश्यक जानकारियों के खो जाने का खतरा था। इस खोज की संवेदनशीलता को देखते हुए यह अत्याधुनिक अन्वेषण पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। टीम के कई सदस्य सैन्य अनुभवी थे जो गुप्त अभियानों से परिचित थे, और उन्होंने जलमग्न पुरातत्व में एक नए प्रकार का अनुशासन लागू किया। उनका मिशन न केवल वायट के लंबे समय से खारिज किए गए दावों को सत्यापित करना था, बल्कि ऐसा विवाद या राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना करना था। सूक्ष्म चुंबकीय विसंगतियों का पता लगाने में सक्षम जलमग्न स्कैनर के उपयोग से लगभग 1 मील तक फैले जलमग्न मलबे के क्षेत्र की खोज संभव हुई। यह अनुमान से कहीं अधिक था। यह स्थल मात्र कुछ अवशेषों का संग्रह नहीं था, बल्कि त्रासदी में फंसी भागती हुई सेना का एक व्यापक चित्र प्रतीत होता था। हर एक टुकड़े ने जटिलता को बढ़ाते हुए बाइबल ग्रंथों में वर्णित आपदा की भयावहता की पुष्टि की। धातु विज्ञानियों और पुरातत्वविदों के साथ दूरस्थ परामर्श ने शोध दल की विशेषज्ञता को बढ़ाया। जलमग्न विशेषज्ञों और अकादमिक विशेषज्ञों के बीच इस सहयोग ने निष्कर्षों को प्रमाणित करने में मदद की, जिससे दशकों से हाशिए पर पड़े दावों को विश्वसनीयता मिली। प्रौद्योगिकी, अनुभव और विद्वत्तापूर्ण अंतर्दृष्टि के इस संयोजन ने जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। फिर भी अत्याधुनिक उपकरणों के बावजूद चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। सदियों से खारे पानी के क्षरण, ज्वार भाटे और गाद के दबाव से हुए नुकसान के कारण कई कलाकृतियां पहले से ही क्षतिग्रस्त हो रही थीं। टीम को प्राकृतिक क्षरण से जूझना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि इस स्थल का दस्तावेजीकरण करने का समय तेजी से समाप्त हो रहा है। तकनीक ने इतिहास से पर्दा तो हटा दिया था, लेकिन साथ ही एक नाजुक सच्चाई को भी उजागर कर दिया था जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थी।
इतने बड़े अभियान के लिए राजनीतिक और संस्थागत बाधाओं का सामना करना जरूरी था, जो इन रहस्यमयी जल में हर गोताखोरी को जटिल बना देती थीं। राजनीतिक और पुरातात्विक अड़चनें। इतिहास के सबसे बड़े जलमग्न रहस्यों में से एक की खोज करना आसान सफर नहीं रहा है। शुरुआत से ही इस परियोजना को राजनीतिक और नौकरशाही बाधाओं के अंबार का सामना करना पड़ा है। परंपरागत शैक्षणिक और पुरातात्विक माध्यमों से प्राप्त धन के अनुरोधों को सिरे से खारिज कर दिया गया, उन्हें छद्म विज्ञान करार दिया गया या षड्यंत्र बताकर नकार दिया गया। आधिकारिक संस्थानों के इस तरह के संदेह ने दशकों से स्थापित माने जा रहे सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के प्रति गहरी जड़ें जमा चुके प्रतिरोध को प्रतिबिंबित किया। सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों ने प्राचीन फराओ के रथों के पानी के नीचे होने के विचार का तुरंत उपहास उड़ाया और इसे कल्पना करार दिया। खबरों के मुताबिक एक इजरायली पुरातत्व अधिकारी ने पूरे स्थल को महज एक षड्यंत्र और जादू टोना बताकर खारिज कर दिया। पर्दे के पीछे सरकारों ने चुपचाप टीम को समुद्र तल को न छेड़ने की चेतावनी दी और इसके लिए उन्होंने नाजुक समुद्री संरक्षण कानूनों का हवाला दिया। यह स्पष्ट हो गया कि शक्तिशाली हित समूह समुद्र की लहरों के नीचे छिपी चीजों को लेकर चिंतित थे। इस प्रतिरोध ने गोताखोरों के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। मुख्यधारा में समर्थन मिलने की संभावना को समझते हुए निजी समर्थकों के एक गुप्त समूह ने हस्तक्षेप किया। इनमें साहसी अरबपतियों से लेकर बाइबिल आधारित पुरातत्व के उत्साही लोग शामिल थे, जो वर्षों से रॉन वाइट के विवादास्पद दावों का अनुसरण कर रहे थे। उनकी गुप्त और गोपनीय फंडिंग ने टीम को सार्वजनिक जांच और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपना काम जारी रखने में सक्षम बनाया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की आड़ में परमिट हासिल किए गए, जिससे पानी के भीतर अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए एक चतुर कानूनी रास्ता मिल गया। हर कदम पूरी गोपनीयता के साथ योजनाबद्ध किया गया था, मानो यह मिशन स्वयं एक गुप्त रहस्य हो। गुप्त रूप से काम करने के तनाव ने तात्कालिकता और गंभीरता का एक और पहलू जोड़ दिया। टीम इतिहास के महत्व के साथ साथ अपनी खोज की संवेदनशीलता को भी समझती थी। कुछ सरकारों द्वारा जानबूझकर सबूतों को दबाने या नष्ट करने की संभावना से इस खोज पर संदेह बना रहता है। गोताखोरों ने बताया कि दशकों पहले वायट के मूल दावों के बाद से मलबे के बड़े हिस्से में बदलाव किया गया है, उसे ढक दिया गया है या पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लुटेरे या सरकारी एजेंसियां स्थापित ऐतिहासिक या धार्मिक कथाओं की रक्षा के लिए इस विवादास्पद खोज के निशान मिटा रही हैं। इस बीच अकादमिक जगत में इसका कड़ा विरोध जारी है। आलोचकों का तर्क है कि ये कलाकृतियां हाल ही में डूबे जहाजों से संबंधित हो सकती हैं और वे अखाबा की खाड़ी के एक व्यस्त समुद्री मार्ग के रूप में लंबे इतिहास का हवाला देते हैं। फिर भी यह व्याख्या इन कलाकृतियों के अद्वितीय वितरण, बनावट और कालक्रम को स्पष्ट नहीं कर पाती, जो कि कांस्य युग के उत्तरार्ध के सैन्य उपकरणों से लगातार मेल खाते हैं। यह विवाद आज भी गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है। जो सामने आता है वह भौतिक समुद्र तल से कहीं आगे एक नाजुक युद्ध क्षेत्र है। सत्य, अधिकार और ऐतिहासिक पुनर्लेखन को लेकर एक संघर्ष। गोताखोरों का काम न केवल पुरातात्विक है बल्कि राजनीतिक भी है, जो शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा स्वीकार की गई और जांच के लिए चुनी गई बातों को चुनौती देता है। लहरों के नीचे ये अवशेष न केवल समय के खिलाफ बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी एक दौड़ में फंसे हुए हैं जो उन्हें भुला देना चाहते हैं।
ये तनाव अतीत के लिए एक हताश संघर्ष को जन्म देते हैं, क्योंकि गोताखोर यह जानते हुए आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा खतरा शायद जंग लगना या समुद्र का दबाव नहीं, बल्कि पानी के ऊपर का दबाव है, जो एक दबी हुई सच्चाई, लुप्त होते सबूतों और भयावह परिणामों को उजागर करने का विरोध कर रहा है। गोताखोरों के सामने सबसे परेशान करने वाली वास्तविकता लाल सागर के नीचे मौजूद कलाकृतियों का तेजी से क्षरण और गायब होना है। जो कभी पानी के नीचे संरक्षित तस्वीर जैसा लगता था, वह अब एक नाजुक भूत की तरह है, जो सदियों से खारे पानी के क्षरण और लगातार लहरों के नीचे ढह रहा है। ये शक्तियां धीरे धीरे इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक के भौतिक प्रमाणों को मिटा रही हैं, जिससे बीतता हर पल समय के साथ एक दौड़ बन गया है। धातु के कई टुकड़े और हड्डियों के टुकड़े मूंगे और समुद्री शैवाल की इतनी मोटी परत से ढके हुए हैं कि उन्हें नष्ट किए बिना साफ करना असंभव है। संरक्षण की यह प्राकृतिक विसंगति दर्शाती है कि कलाकृतियां संरक्षित भी हैं और कैद भी ऐसी परतों से बंधी हुई हैं जिन्हें अवशेषों को तोड़े बिना हटाया नहीं जा सकता। गोताखोरों को एहसास है कि कुछ टुकड़े शायद कभी समुद्र से बाहर न निकलें, जो सतह के ऊपर अपनी पूरी कहानी बताने के बजाय गहराई में धीरे धीरे घुलने के लिए ही बने हैं। दूरस्थ धातु विज्ञान विश्लेषण से कई टुकड़ों का मिलान मिस्र के कांस्य युग के उत्तरार्ध की विशिष्ट धातु विज्ञान से हुआ। यह वैज्ञानिक संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इन कलाकृतियों की नाजुकता को भी उजागर करता है। यह क्षरण कोई अचानक उत्पन्न होने वाला खतरा नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों तक पानी के नीचे रहने का संचयी प्रभाव है। हालांकि हाल की रिपोर्टों से जानबूझकर क्षति या हस्तक्षेप का संकेत मिलता है, क्योंकि मलबे के बड़े हिस्से पहले के अन्वेषणों के बाद से परिवर्तित या साफ किए हुए प्रतीत होते हैं। इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि स्थल के प्रमुख हिस्सों को व्यवस्थित रूप से क्यों नष्ट या छिपाया गया होगा। कुछ लोग दबी आवाज में सरकार की संलिप्तता की बात करते हैं, जिसका मकसद उन खोजों को रोकना है जो स्थापित ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दे सकती हैं। वहीं कुछ लोग अवैध लुटेरों पर उंगली उठाते हैं जो अनियंत्रित समुद्री लूट से मुनाफा कमाना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियों में लुप्त होते सबूत इस खोज में तात्कालिकता और संदेह का साया पैदा कर देते हैं। सबसे कुख्यात गुमशुदा वस्तु सोने का रथ का पहिया है, जिसे रॉन वाइट ने बरामद करने का दावा किया था। मूंगे से जड़े पहियों के विपरीत यह सोने की वस्तु कथित तौर पर चिकनी और चमकदार थी, लेकिन इसकी कोई तस्वीर, संग्रहालय के रिकॉर्ड या आधिकारिक पुष्टि मौजूद नहीं है। इसके गायब होने से रहस्य और गहरा गया है और यह सवाल उठता है कि ऐसी सनसनीखेज खोजों के सामने आने के बाद वास्तव में क्या होता है। विश्वासियों के लिए यह प्रमाण चौंका देने वाला और हृदय विदारक है। यह स्थल सहस्राब्दियों से पवित्र मानी जाने वाली एक कथा का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो प्राचीन इतिहास और धार्मिक ग्रंथों को भौतिक रूप से जोड़ता है। वहीं संशयवादियों के लिए इसके निहितार्थ चिंताजनक हैं, जो हमें तथ्यों के रूप में स्वीकार की जाने वाली बातों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं और प्रचलित अकादमिक कथाओं को चुनौती देते हैं। क्या होगा यदि इतिहास की मूलभूत कहानियों में से एक अनसुलझी सच्चाइयों पर आधारित हो, जो अब लुप्त होने के कगार पर हैं? वायट द्वारा अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने के बाद से ही मुख्यधारा की संस्थाओं की ओर से कड़ा विरोध हुआ है। आलोचक खाड़ी के व्यस्त समुद्री इतिहास का हवाला देते हुए इन कलाकृतियों को हाल ही में हुए जहाजों के मलबे के अवशेष बताकर खारिज कर देते हैं। फिर भी
इनका आकार, व्यवस्था और धातु विज्ञान प्राचीन काल में भागती हुई सेना से इतने मिलते जुलते हैं कि इन्हें महज संयोग नहीं कहा जा सकता। यह विरोधाभास एक तीखी बहस को जन्म देता है, जिससे जिज्ञासा और प्रतिरोध दोनों उत्पन्न होते हैं। अंततः इस खोज की सबसे बुरी खबर इसकी नाजुकता और अस्पष्टता है। क्या फराओ की खोई हुई सेना के भौतिक अवशेष पूरी तरह से वैज्ञानिक समझ प्राप्त होने से पहले ही गायब हो सकते हैं? हर नया सबूत जो हाथ से फिसल रहा है, ऐसा लगता है मानो इतिहास ही हमारी उंगलियों से फिसल रहा हो। असीम प्राकृतिक और मानवीय दबाव के कारण सत्य का धीरे धीरे क्षरण हो रहा हो। इस रहस्यमय घटना से एक गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर इतिहास का इतना महत्वपूर्ण अध्याय गायब हो सकता है, तो और क्या क्या छिपा हुआ, भुला दिया गया या जानबूझकर दबा दिया गया होगा? लाल सागर के नीचे की रेत न केवल प्राचीन रहस्यों को संजोए रखती है, बल्कि अतीत और उसके अभिलेखों से जुड़ी असहज सच्चाइयों का सामना करने की हमारी क्षमता की भी परीक्षा लेती है। लाल सागर के नीचे की यह अद्भुत गाथा एक ऐसी चौंकाने वाली खोज को उजागर करती है जो हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देती है। मूंगे से ढके पहियों से लेकर मानव हड्डियों तक सबूत एक ऐसी लुप्त सेना की कहानी बयां करते हैं जो समय में ठहर सी गई है, फिर भी हमारी आंखों के सामने ही लुप्त हो रही है। अगर आपको इतिहास की यह खोज उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी हमें, तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे संसार के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।